हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, पीएम और सीएम के लेक्चर को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसकी हम कंबाइंड डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रोल देखा था कि पीएम और सीएम का रोल क्या है विद रिस्पेक्ट टू देयर लेजिस्लेटिव हाउसेस, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट गवर्नर, ठीक है। और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू देयर मंत्रिमंडल, उसके बाद उनके अदर पावर्स, फंक्शंस और पोजीशन क्या है, ठीक है। अब हम कुछ ना कमेंट्रीज पढ़ते हैं। जब भी पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस तथा सब्जेक्ट में कमेंट्रीज जब आती हैं तो उसको कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट देता है। अब हमारे यूपीएससी के सिलेबस के दायरे के अंदर वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं या बाहर के किसी देश के अंग्रेज भी हो सकते हैं। तो रोल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पीएम वाले चैप्टर के अंदर रोल डिस्क्रिप्शंस गिवन है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का दायरा हर एक देशों में अलग होता है, लेकिन हर देश में प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम लोग सेंट्रलाइज लेवल से, यूनियन लेवल से रोल डिस्क्रिप्शन सिर्फ पीएम की पढ़ने वाले हैं। आपको चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर के अंदर ऐसी कोई रोल डिस्क्रिप्शन या उसके ऊपर कमेंट्रीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब ये जो रोल डिस्क्रिप्शन हैं, ये आप एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी फेज में या एक पावर और नेचर के ऊपर कमेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कमेंट्रीज हैं ये किस प्रकार से वर्क करती हैं, आपको याद होगा लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 होता है प्रियम्बल, ठीक है। पुराने एडिशंस में चैप्टर 4 है प्रियम्बल, नए एडिशन में आई थिंक चैप्टर 5 हो गया शायद, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला चैप्टर जैसे नया आ गया उसके बीचों बीच में। तो जो भी है, उसके अंदर जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रियम्बल, तो अगर आप लोग रिकॉल कर सको तो एक पर्सन आता है जो कि जिसको बोला जाता है आज में एमिनेंट ज्यूरिस्ट, मिस्टर N.A. पालकीवाला। वो कहते हैं कि प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद है ये वाली लाइन, कहीं सुनी है प्रियम्बल चैप्टर के अंदर, है ना। जब वो कहते हैं कि प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो आइडेंटिटी कार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्या ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन नहीं बन सकता कि ये तो नहीं पूछेगा ऑफिस की बात है यूपीएससी के कौन सा ऐसा पर्सन था विच अमंग द फॉलोइंग पर्संस कॉल्ड प्रियम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो जी हाँ, ये एक जो एक्सेप्ट करते हो ना आप जब आप चीज़ों को, तो वो जो एक्सेप्ट करना है वो किसी ना किसी एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट और उसके बेसिस पर होता है, ठीक है। मयूर माइक बंद कर लो यार। आंसू में इरिटेट करने के लिए बैठे हो मुझसे या गालियाँ खाने के लिए बैठे हो? ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की ये जो बातें होती हैं ये हमारे प्रीलिम्स में चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करवाती हैं। मेंस में हम इनकी बातों को खींच कर, जिनकी बातें शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, मीनिंगफुल हो, आपको उनकी अंग्रेजी भी अच्छी लग रही हो, आप उनको कोट कर सकते हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल पर्सनस की बातें, प्रीलिम्स और मेंस तो हर कोई लिखेगा। अगर मैं इन कमेंट्रीज को हाईलाइट करूं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से, तो पीएसआईआर में आशमा श्रेया आप लोग रोल जानते ही हो कि मयूर के पीएसआईआर के अंदर ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, हमें कोई भी बात खुद से नहीं करनी होती। आशमा पीएसआईआर ऑप्शन के अंदर हमेशा हमें किसी न किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट के कंधे पे रखकर बंदूक चलानी होती है अपनी बातों को कहने के लिए। उस दायरे के अंदर प्रधानमंत्री आपके पीएसआईआर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब आप ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रोल डिस्क्रिप्शंस, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बता दी, इसलिए मैं इसको पढ़वाने जाऊंगा, वरना मैं आपसे कह देता कि आप ये खुद पर रीड कर लो, हमारे किसी काम का नहीं है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कुछ बातें हमारे लिए। तो वेरियस कमेंट्स मेड बाय एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, किसके ऊपर उन्होंने कमेंट्री अपनी दी है कि रोल क्या है प्रधानमंत्री का, और उसको ना सबसे पहले कंपेयर करा गया है, एक जो बेस मॉडल बनाया है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये वाली बात बोलने के लिए। और ज़्यादातर ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनफैक्ट सारे जो आपको दिख रहे हैं वो आपको ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिखेंगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट्री करने वाले दिखेंगे। तो वो आपको बोलते हैं कि रोल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या है, वही रोल भारत के अंदर प्रधानमंत्री के लिए फिट बैठता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में हम लोग एक चीज़ से अलग हो जाते हैं ब्रिटेन से। एक तो रिपब्लिक को लेकर, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। दूसरी चीज़, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। खैर, अगर प्राइम मिनिस्टर की कंपैरिजन और सिमिलरिटीज़ को जानना है ब्रिटेन और उसको इंडिया के साथ बेसिकली उसका हमें नापतोल करना है, तो जानते हैं एक एक पर्सन की बातें, ठीक है। लॉर्ड
लॉर्ड मोरिलाई, he described prime minister as primus inter pares, primus inter pares, first among equals. सारे के सारे जो लोग हैं वो एमपी हैं. मैं इसको भारत के साथ कंपेयर कर रहा हूं. सारे के सारे जो एक फ्रेश लोकसभा के बाद जो लोग आए हैं वो एमपी हैं. सारे एमपी इक्वल होते हैं. जी हाँ, बिल्कुल सारे एमपी इक्वल होते हैं. सेम प्रोसीजर से आए हैं, वो एफपीटीपी सिस्टम से आए. एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही एमपी रिप्रेजेंट हो सकता था. उन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से मेहनत करी, जनता का दिल जीता, जनता का विश्वास जीता, अपने झूठे झूठे इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर झूठे झूठे बातों से जनता को अट्रैक्ट कर पाए, और अब वो कुर्सी पर आके बैठे हुए हैं. ठीक है, तो सारे एमपी इक्वल हैं. बात लेकिन अगर हम लोग करें, जो ये एमपीज हैं, इनमें से जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके ज्यादातर जो एमपीज हैं लोकसभा में, सबसे ज्यादा जो एमपीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज बीजेपी से हैं. ठीक है, तो ये जाकर अपनी बनाई इन एमपीज के थ्रू बनेगी सरकार. ठीक है, उन सरकारों में जो एमपीज का जो दायित्व जो निभाएंगे, वो निभाएंगे, उन पर्सन्स को कहा जाएगा मिनिस्टर्स. तो अब हम सारी डिस्कशन छोड़कर सिर्फ फोकस करते हैं मिनिस्टर मिनिस्टर मिनिस्टर. सारे लोग इक्वल हैं जिनको मंत्री कहा जा रहा है, लेकिन उनमें से जो प्रधान है वो सबसे बड़ा है. सारे मिनिस्टरों का मिनिस्टर प्रधानमंत्री है, सारे मंत्रियों का मंत्री प्रधानमंत्री है. तो ही इज प्राइमस, फर्स्ट, इंटर, अमंग, पेयर्स, इक्वल. ठीक है, और की स्टोन है ऑफ कैबिनेट आर्क का. मतलब अगर कैबिनेट जैसा शब्द अगर टिका हुआ है, उसका ढांचा जो टिका हुआ है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही टिका हुआ है. अदरवाइज वो ढांचा गिरने में समय नहीं लगेगा. अगर श्रेया वो दो चीजें कर दे, क्या, या तो वो रिजाइन दे दे, या फिर या वो मृत्यु को स्वीकार कर ले. ठीक है, लॉर्ड मोरिलाई का कहना था द हेड ऑफ द कैबिनेट इज प्राइमस इंटर पेयर्स. कैबिनेट के अंदर जितने भी मंत्री हैं सारे लोग इक्वल हैं, लेकिन ही इज फर्स्ट अमंग्स देम ऑल, एंड ही ऑक्यूपाइज अ पोजिशन, ही और शी ऑक्यूपाइज अ पोजिशन विच सो लॉन्ग एज इट लास्ट, जब तक वो उसी पोजीशन, उसकी गद्दी, उसकी कुर्सी टिकी रहती है. इट इज वन ऑफ एक्सेप्शनल एंड पेक्यूलियर अथॉरिटी. बहुत रिमार्केबल, एक्सेप्शनल और प्रिसाइज उसकी अथॉरिटी है. उसके जैसी अथॉरिटी, उसके जैसी पावर, उसके जैसा वर्चस्व किसी के पास नहीं, किसी भी मंत्री के पास नहीं. लॉर्ड मोरिलाई की बात समझ में आई? हर्बर्ट मैरिसन, क्या ये सारे लोग ना प्रधानमंत्रियों की तारीफें कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट्री पास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसा है. और ये सारे लोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सारे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास ये जो पावर है इंडियन कंटेक्स्ट में भी फिट बैठेगी. कुल मिलाकर आप ब्रिटेन और इंडिया को गोली मारो. बस आप इतना समझो कि प्रधानमंत्री की जो तारीफें करी जा रही है इसको समझने की कोशिश करो. इसलिए मैं इंडियन कंटेक्स्ट का एग्जांपल देकर समझा रहा था इस लॉर्ड मोरिलाई की बात को. ठीक है, समझ गए ना मयूर? हर्बर्ट मैरिसन, सारी बातें मयूरी ये प्रधानमंत्री के बारे में. जैसे आप सेकंड वन को पढ़ो, एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री. ठीक है, तो एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही और शी यानी कि प्रधानमंत्री इज प्राइमस इंटर पेयर्स. सरकार में बहुत सारे लोग हैं जो कि मंत्री बनने का ख्वाब जो रखते थे वो मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनमें जो सरकार का नेतृत्व जो करे, सरकार को जो चलाए, सरकार का स्टीयरिंग व्हील जिसके हाथ में है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जिस पर्सन की वजह से कहा जा रहा है वो टॉप नॉच का प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखने वाला पर्सन है, जो कि है प्रधानमंत्री. अगेन ही इज प्राइमस इंटर पेयर्स. ये वर्ड, ये टर्म लॉर्ड मोरिले ने भी यूज करा था,
हर्बर्ट मैरिसन ने भी यूज़ करा था, लेकिन इन्होंने अपनी बात को एक्सटेंड करते हुए कहा बट इट इज़ टुडे फॉर टू मॉडेस्ट इन एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। इन्होंने कहा आज के समय में सिर्फ इतनी सी तारीफ करना बहुत ही कम होगा प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री उससे भी ज़्यादा जो है वो पावर होल्ड करते हैं। सिर्फ बात इनकी यहीं कहकर ख़त्म नहीं हो जाती। हर्बर्ट मैरिसन का ये कहना था कि ही इज़ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ये उससे कहीं ज़्यादा है। फिर सर विलियम वर्नोर हारकोट, सर विलियम वर्नोर हारकोट, ही डिस्क्राइब्ड प्रधानमंत्री एज इंटरस्टेलस लूना मिनोर्स, अ मून अमंग लेसर स्टार्स। ठीक है, अलाउद्दीन का वो डायलॉग याद है मयूर, जब मलिक कफूर उससे कहता है कि हमें दिल्ली वापस चलना चाहिए। इदाद खान, जो इदाद खान है वो सुल्तान बनने का ख्वाब रखता है, चांटा मारता उसको खिंचा के, कहता है उसकी सेइंग होती है श्रेया, आसमान का हर एक तारा चांद बनना चाहता है लेकिन बन नहीं सकता। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पर, इंटरस्टेलस लूना मिनोर्स, अ मून अमंग लेसर स्टार्स। बाकी सारे छोटे छोटे सितारे हैं, उन सितारों में जो सबसे ज़्यादा जो चमकने वाला है वो है ये चंद्रमा प्रधानमंत्री। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स को तो आप जानते ही हो। ठीक है, लक्ष्मीकांत के ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में इनका जिक्र होता ही है, स्पेशली जो इनिशियली आपका पार्ट है पार्ट 1 जिसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं आपके लक्ष्मीकांत के, उसमें आपने बहुत बार इनको सुना है। ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, डीपीएसपीज में, हर एक जगह पर। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स, इनका क्या कहना है, कहते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री इज रेदर अ सन अराउंड विच प्लैनेट्स रोटेट। तो सन कौन है, पीएम, प्लैनेट्स कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ही इज की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल रोड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि सड़कें अगर इन तक आती हैं तो ये उन सड़कों के निर्माण को चेंज करने का भी दम रखते हैं, हौसला रखते हैं। वो कैसे, थ्रू आर्टिकल, शाबाश। क्योंकि देखो आप कहोगे ये तो सर चीज पार्लियामेंट के अंदर होती है, पार्लियामेंट अमेंड करेगा, लेकिन आपको भी पता है श्रेय, एक लाइन पढ़ी थी हमने लक्ष्मीकांत में, अगर आपने पढ़ी हो अच्छे से रिकॉल हो अगर आपको, आज में एक लाइन पढ़ते हैं हम अक्सर लक्ष्मीकांत के अंदर पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर, कि पार्लियामेंट तो श्रेया सिर्फ स्केलेटन बनाकर दे देता है लॉ मेकिंग की टर्म्स में, उसके अंदर जान फूकने का जो काम करता है, जो फ्लैश एंड ब्लड उसको प्रोवाइड करता है, जो उसका पूरा ढांचा प्रिपेयर करता है, वो एग्जीक्यूटिव ही करता है, वो सरकार ही करती है ना। और पार्लियामेंट अपनी वेरियस कमिटीज़ के माध्यम से उसको क्रॉस चेक करवाने का काम करता है कि जो भी सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उस लॉ के, क्या वो संविधान के दायरे के अंदर है कि नहीं है। और ये दोनों बॉडीज, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, बचाने की कोशिश करती हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे को फ्रॉम गेटिंग नल एंड वॉइड। जुडिशियल रिव्यू उसका नाम हो जाए। देखो जुडिशियल रिव्यू होने से दिक्कत नहीं होती है, जुडिशियल रिव्यू तो बहुत सारी चीज़ों का होता रहता है। जुडिशियल रिव्यू होने के बाद, रिव्यू तो मतलब एक तरीके से स्कैनिंग हो रही है ना, जुडिशियल रिव्यू होने के बाद दिक्कत क्या है, जब कोर्ट ये टिप्पणी करते कि ये आपका बनाया हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है किसको ब्रीच कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को। ओके, आगे बढ़ू। H.J. लेस्की, इनका कहना है प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हुए, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रधानमंत्री एंड हिज कैबिनेट, ही सेड, प्रधानमंत्री सेंट्रल पार्ट है अपने कैबिनेट का टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ। मैंने बताया था ना, रोज पूजा नमाज और चर्च जाते हुए, गुरुद्वारे जाते हुए, ये सारा इनका मंत्रिमंडल इनकी माला जपता होगा कि इनको भी स्वास्थ्य अच्छा देना, सब कुछ अच्छा देना, बिकॉज अगर इनका मूड सन का रिजाइन कर दिया तो सारा मंत्रिमंडल गया, अगर निधन हो गया
तो भी मंत्रिमंडल गया, है ना। प्रधानमंत्री की आत्मा से बाकी सबकी आत्मा जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? इकलौता ऐसा पर्सन है मयूर दुनिया के अंदर जिसके प्रति किसी को कितना भी गुस्सा हो, लेकिन खुद का मंत्रिमंडल चाहकर भी नहीं कोस सकता। ठीक है, क्योंकि खुद भी डूबोगे। इज सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंट्रल टू इट्स डेथ। ऐसा क्यों बोला गया सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन? बिकॉज अगर प्रधानमंत्री होंगे तभी तो वो मंत्रिमंडल का चुनाव करेंगे अपना। सेंट्रल टू इट्स लाइफ कैसे? जब तक प्रधानमंत्री जीवित हैं और रिजाइन नहीं दे रहे, मूड स्विंग्स नहीं हो रहे हैं, तब तक मंत्रिमंडल भी रहेगा। और ये क्यों बोला गया सेंट्रल टू इट्स डेथ? अगर प्रधानमंत्री का निधन हो जाए फिर काउंसिल मिनिस्टर भी नहीं रहते। तो ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द पाइवट, एज द स्टीयरिंग व्हील अराउंड विच द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी रिवॉल्व्स। ओके, फिर है एच आर जी ग्रीव्स। इनका कहना था गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री, और प्रधानमंत्री जो है वो सरकार के भी मास्टर होते हैं। अगर सरकार देश की मास्टर है तो उसका भी मास्टर जो है वो प्रधानमंत्री है। मुनरो ही कॉल्ड, ये सारे अलग पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ठीक है। इनको कोई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से मत जोड़ देना, ठीक है। कहीं आप इसको लॉर्ड मॉरले समझ लो, कोई ये मॉरले नहीं है, ये मॉरिलाय है, ठीक है। ये कोई थॉमस म्यूनरो नहीं है, ये मुनरो सिस्टम की बात नहीं हो रही है, वो वाला म्यूनरो नहीं है। ये प्राइवेट लोग हैं, ये प्राइवेट पर्सन हैं जिन जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है। इनका कुछ लेना देना नहीं है, आप कहीं इनको ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के साथ इनको जोड़ दो कहीं। मुनरो ही कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। ठीक है, जहाज प्रधानमंत्री के हाथ में और वही जो है वो शिप को चलाते हैं। और लास्ट है आपका रैमसे मियर। कितना हो जाएगा? 6, 7, 8। श्रेया और तो कोई नहीं है ना नए वाले एडिशन में अपने? राम से म्यूर ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज द स्टीयर्समैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये जो शिप का जो स्टीयरिंग है इसको जो चलाएगा स्टेट मशीनरी का वो प्रधानमंत्री है, एज पर द ओपिनियन ऑफ रैमसेम्यूर। जो रोल है प्रधानमंत्री का इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये इतना सिग्निफिकेंट है, इतना क्रूशियल है कि ऑब्जर्वर जो हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका होता है? प्रधानमंत्री का। तो इसके अलावा एक और एक्सपर्ट की यहां पर बिल्कुल बीच में बात हो रही है, आर एच क्रॉसमैन। इनका कहना है द पोस्ट वॉर इपॉक हैज बीन द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इनटू प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। सिमिलरली हम्फ्रे बर्कली, इन्होंने कहा पार्लियामेंट इज नॉट इन प्रैक्टिस सॉवरेन। पार्लियामेंट कंप्लीट तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉवरेन नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज नाउ कोलैप्स एट वेस्टमिंस्टर। बेसिक डिफेक्ट ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्निंग में है इज द सुपर मिनिस्ट्रियल पावर्स ऑफ द प्रधानमंत्री, क्योंकि सारी पावर प्रधानमंत्री के हाथों में है। द सेम डिस्क्रिप्शन होल्ड्स गुड टू द इंडियन कंटेक्स्ट टू। ठीक है, सीएम के केस में तो ऐसी कोई टिप्पणी है नहीं, ये हमने पढ़ ही दिया था। ओके।
हम यहाँ पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आप इनमें से कोई भी एक दो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बेसिकली ओपिनियन जान लो। देखो जो राम से म्यूर के पहले पहले जो सब कुछ है या फिर राम से म्यूर तक है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, जो ये फ्रेंच कोनोटेशंस हैं, प्राइमस इंटर पेयर्स, एक आपका हो गया इंटर स्टेलस लूना मिनोर्स, ये आप एक दो लर्न कर सकते हो लिखने के लिए, कोड करने के लिए, इतना काफ़ी है। नहीं भी करते हो तो कोई नुकसान नहीं है। रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री का रिलेशनशिप क्या है प्रेसिडेंट के साथ। एक हमने ये पढ़ा था, ये कम्युनिकेशन लिंक होते हैं कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इनके मंत्रिमंडल में क्या चल रहा है, पूरा कौन सा बिल ये लोग लेकर आना चाहते हैं, हमारे मंत्रिमंडल अलग मिनिस्ट्री पोर्टफोलियोज के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी बात कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को। दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट खुद भी बोल सकते हैं कि मुझे बताओ कि तुम लोगों का क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो तुम लोग आने वाले सेशंस के अंदर, जो पार्लियामेंट्री सेशंस हैं उसके अंदर कौन सा बिल वगैरह लाने को सोच रहे हो, ताकि मैं रेडी रहूं कि मुझे किस पे साइन करना है, क्या करना है, किसको क्रॉस चेक करना है। तीसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो प्रेसिडेंट ये बोल सकते हैं कि आपके किसी मंत्रिमंडल में से किसी एक मंत्री ने अगर खुद से कोई डिसीजन लिया है, मैं ये चाहूंगा आप एक बारी उस मैटर को पूरे के पूरे अपने मंत्रिमंडल के सामने रखकर क्रॉस चेक करवा लो, उसके बाद मुझे बताओ कि उनका क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या ओपिनियन था। एक तो ये हो गई, एक पावर की तीन सब पावर हो गई है, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। दूसरी अगर ब्रॉड तरीके से पावर की बात करें, वैसे तो चलो मैं हम इसको चौथी पावर ही बोलेंगे। चौथी पावर ही है कि वो प्रधानमंत्री ही होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की नियुक्ति करनी है। अब उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक कैग, ठीक है, एक होता है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, फिर इलेक्शन कमिश्नर्स, और फिर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। अब वैसे तो आप जो है, मैंने आपको रिकॉल भी करवा दिया, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बात भी करी थी इसके बारे में, लेकिन अब हम यहाँ पर एक सेपरेट टॉपिक देखते हैं, रिलेशनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो प्रोविजंस हैं ये डील करती हैं कि क्या रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का। ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 ये कहता है, देयर शेल बी, आर्टिकल 74 एक चीज कहता है कि एक स्कोप होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए, किसका, देयर शेल बी अ मंत्रिमंडल। ठीक है। उस मंत्रिमंडल के अंदर एक प्रधानमंत्री भी हो, उस मंत्रिमंडल के पास एक प्रधानमंत्री भी हो, और वो उसके हेड होने चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट को एड करे और एडवाइस करे। अब जब वो एड करेंगे, एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे पर, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, जब वो राष्ट्रपति अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आर्टिकल 74 ने एक प्रकार से जो एक स्कोप दिया है कि राष्ट्रपति कोई भी काम अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हुए, किसी भी मैटर पर कोई भी निर्णय डिसीजन लेते हुए, वो बात माने एक प्रधानमंत्री की, जो कि घिरे हुए हों अपने मंत्रिमंडल से। ये सारी बॉडी, मंत्रिमंडल और उस मंत्रिमंडल का हेड प्रधानमंत्री, एड करे, एडवाइस करे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जब अपनी ड्यूटीज को, अपनी पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हो, तो वो उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग, उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करें, उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करें। इतनी बात समझ में आई पहले आप लोगों को? हाँ, श्रेया क्या बोल रहा है आर्टिकल 74, अभी जितना मैंने पढ़ाया फर्स्ट हाफ इसका क्या बोल रहा है, फिर मैं बताता हूँ अभी मैं क्यों पूछ रहा हूँ, पहले इसकी क्लैरिटी दो मुझे। आशिमा क्या बोल रहा है फर्स्ट हाफ इसका आर्टिकल 74 का, देख लो भले एक बार, देख कर बोल लो, बता दो मुझे, इसकी इंटरप्रिटेशन बता दो मुझे हिंदी में, क्या क्या समझा है इससे। शायनी आप बताओ, कोई तो बोलो यार, गुंगो सालो बैठे हो तुम लोग। देखो गाली पड़ती है तो सब बोलते हैं हाँ, मयूर बताओ। हाँ,
ठीक है, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल। हम्म। हम्म। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। शाइनी, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ श्रेया, आप बताओ क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है। ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं, रुको, मैंने आगे की बात तो करी नहीं है। ठीक है, मैंने फर्स्ट हाफ बोला था समझाने को। जब आप लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस मेरे साथ पढ़ते हो और इमरजेंसी पीरियड तक जब हम लोग एंटर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है श्रेया, ये वाली बात मैंने पूरी कंप्लीट करने के बाद भी मैं पूछ सकता था कि हमने क्या पढ़ा बताओ, लेकिन मैं यहाँ पर रुक गया, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न श्रेया ये है, आगे की बात जो भी है आपके स्क्रीन के सामने है वो तो आप बोल ही लोगे, लेकिन ये वाली बात ना श्रेया नई बात है। ये वाली बात जो है ना, सेकेंड हाफ जो इसका है श्रेया, ये नई वाली बात है, शाइनी शुरू से नहीं लिखी गई थी। ये लिखी गई है पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में। पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में 44th। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू लिखी गई है, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ वाली जो चीज़ है ना, एक मिनट रुको मैं लिख लूँ। फर्स्ट हाफ वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ इंदिरा गांधी ने बड़ी मिसयूज करी थी थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 90, मैंने ईयर सही लिखे है ना जरा, 78 और 1976, और ये 76 है ना, सही है ना? ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पर ना पहले क्या होता था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शेल बी, मैंने क्या बोला आपको, मेरे किसी भी लेक्चर के अंदर ये जो गोले होते हैं, बक्से होते हैं, जो हाईलाइट होते हैं, इनको प्लीज़ अच्छे से आप लेकर चला करो। बिल्कुल आप अपनी डिट्टो बुक में भी अगर चाहो या किसी ए फोर शीट पे चाहो, ये कीवर्ड्स को लिखा करो। यही आपकी मदद करेंगे फिल्म्स के अंदर स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में या एलिमिनेट करने में। ठीक है, क्योंकि जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, खैर वो छोड़ो। यहाँ पर पहले क्या था, प्रेसिडेंट के ऊपर एक ना श्रेया शाइनी बंदिशें थी। वो शाइनी बंदिशें क्या थी, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई रिपीट, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट एज पर द मस्ट एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस गिवन बाय टेंडर्ड बाय पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसका मतलब क्या था, तुमने 6:30 बजे, 6:15 बजे चाय की चुस्कियां लगाते हुए मीटिंग बुलाई थी 25 जून 1975 को। फखरुद्दीन अली अहमद को ना सूझबूझ ना उनकी नींद खुली, और तुमने आके बोल दिया इमरजेंसी लगनी है आज तो। राष्ट्रपति राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाने से पहले अगर वो थोड़े से बौखला रहे थे, बेकाबू हो रहे थे इस बात को लेकर, आई एम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, आई शुड, मतलब मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भारत में किसी भी चीज़ को, किसी भी स्ट्रक्चर को हिलाने के लिए सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अपने पद का दुरुपयोग मैं ना करूं, अगर ये एथिकल एटीट्यूड उनके अंदर होता भी ना, तब भी वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों? संविधान की टोन ही ऐसी थी। और चाहे राष्ट्रपति हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या सिविलियन क्यों ना हो, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बियॉन्ड जाकर कोई अपनी मनमर्जी चला पाता है देश के अंदर? नहीं ना। ठीक है, तो करा क्या गया, जब इमरजेंसी लगी, जब इमरजेंसी लगी उसके बाद जनता पार्टी जब आती है, इंदिरा गांधी जी के हारने के बाद इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 लाया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसके अंदर 19 प्रोविजंस थी, आप जानते ही हो ये सब कुछ बातें। और इंदिरा गांधी जी ने इसकी वजह से सारी की सारी जो अनबिल्ड अनकंट्रोल्ड पावर है वो अपने हाथ में रखने की कोशिश करी थी। उन्होंने इस कदर तक बात करी थी, अगर आपको याद हो, कि जो प्रधानमंत्री हैं और ये जो इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं, प्रेसिडेंट वगैरह, इन सब का चुनाव किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता है ना। लेकिन
बाद में प्रोविजन ऐड करी गई, however the president may require the council of state to reconsider such advice एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए। अब ये वाली बात ना सिर्फ एडवाइस के लिए नहीं है, यहां पर श्रेया हम बहुत अच्छे से भली भांति हम जानते हैं इस बात को, ये वाली बात ऑर्डिनरी बिल के साथ भी होती है। एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकते हैं, एक बार। मनी बिल के केस में ऐसा हो सकता था, लेकिन जो चीज आपसे पूछकर ही आ रही है, तो बीइंग अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बेवकूफ नहीं लगोगे कि उसके बाद आप मूड बना रहे हो अपना, अरे यार साइन करूं कि ना करूं। जो पूरी बातें आपसे पूछकर ही हुई है, आपने ही तो हरी झंडी दी थी ना कि मनी बिल को ला दें। मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है? आर्टिकल 110 वाला कैसे इंट्रोड्यूस होता है? प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? उसके बाद वो रिजेक्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, रिकंसिडर करवाने के लिए भेज रहे हैं, तो उल्लू नहीं लगेंगे बिल्कुल। However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall, in accordance with the advice tendered, shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। दूसरा कीवर्ड क्या है? रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के बाद अगर सेम चीज भेजी हुई है राष्ट्रपति को विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, क्या उनको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी? या अलग चीज भी भेजी हुई है विद सम मॉडिफिकेशन, तब भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बार में कुछ नहीं कर सकते, पहली बार में कर सकते हो। यानी कि अगर ये वाली पावर फखरुद्दीन अली अहमद के पास, उस टाइम के वो राष्ट्रपति थे इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं, अगर फखरुद्दीन अली अहमद के पास 25 जून 1975 से पहले होती अगर ये वाली पावर, तो वो एटलीस्ट सोच सकते थे ना कि एक बार के लिए मैं बोल दूं इंदिरा गांधी जी को और उनके मंत्रिमंडल को, आप एक बार दोबारा रिकंसिडर करो। अब आप कहोगे इससे फर्क ही क्या पड़ता था इंदिरा गांधी को या किसी को भी, लेकिन अगर आप यहां पर इंदिरा गांधी की छवि को अपने 2 मिनट से मन के लिए मिटा दो एज अ पर्सन, और सिर्फ प्रधानमंत्री के ऑफिस पर और मंत्रिमंडल के ऑफिस पर फोकस करो, तो आपको एक बहुत चौड़ी सड़क नजर आएगी इस बात की कि देश में एक मेजर हाईलाइट यह बन के उभरेगी, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति ने एक बार उनका सुझाव रिकंसिडर करने के लिए बोला, यानी कि राष्ट्रपति कंप्लीट तरीके से सहमत नहीं होंगे। जब भी आप किसी को यह चीज बोलते हो दोबारा कि एक बार ये डिसीजन सोच समझ के ले लो, यानी कि तुम उसकी बातों से 100% एग्री नहीं कर रहे हो। जब मैं किसी से, जैसे मतलब मान लो मैं किसी से बोल रहा हूं, आप मुझसे बोल रहे हो या मैं किसी और से बोल रहा हूं, एक बार तुम फिर से सोच लो उस चीज को, एक बार के लिए शांत दिमाग से बैठ के सोच लो। बात यही है ना इसका मतलब मयूर, कि मैं उसकी बात से 100% एग्री नहीं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है शायद से वो बंदी या बंदा बौखलाहट में डिसीजन ले रहे हैं, अभी गर्म दिमाग के चलते उसको वो चीज समझ में नहीं आ पा रही। जो चीज मैं देख पा रहा हूं शायद से वो नहीं देख पा रही है, वो नहीं देख पा रहा है। तो हम बोलते हैं ना अक्सर जैसे लोगों से कि एक बार शांत दिमाग से भाई बहन बैठ के सोच ले इस बात को, उसके बाद तेरे को अगर दोबारा यही करना है तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आई एम विद यू, लेकिन एक बार के लिए आराम से शांत दिमाग से बैठ के सोच ले। यही पावर राष्ट्रपति के पास प्रायर टू इमरजेंसी, जब पहली बार हमारे देश में आपातकालीन लगी, इमरजेंसी लगी, तब नहीं थी, बाद में ऐड करी गई है थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजों से रूबरू करवाता हूं। पेज नंबर, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर 102 एक सेकंड भाई, अभी बात करते हैं अपन, रुको।
इसमें कहीं वो बीच में एस्पेक्ट मिसिंग है, कोई नहीं, नहीं मिलेगा तो इतना तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन देखते हैं। यस, मिल गया। आप इसको देखो, लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। श्रेया या बाकी लोग जिन्होंने अभी इमरजेंसी नहीं पढ़ी, आई नो नहीं जानते हो कि अभी बहुत कुछ इसके बारे में, लेकिन डायरेक्टली मैं ये आ रहा हूँ कि इमरजेंसी की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई थी इमरजेंसी के टाइम पर जो इंदिरा गांधी जी ने करी थी, जिसको जनता पार्टी ने ठीक करने की कोशिश करी। ओके, एक तो इमरजेंसी के टाइम पर हमें ये पता लगा, नंबर 1 लेसन, इमरजेंसी ब्रॉट आउट द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। कई लोगों का ऑब्जर्वर का ये मानना था डेट इंडिया सीज टू बी डेमोक्रेटिक ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन इट इज नोटवर्दी दैट नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रिज्यूम विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। दस, वन लेसन ऑफ इमरजेंसी इज डैट कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इंडिया में डेमोक्रेसी को डू अवे नहीं करा जा सकता। डू अवे मतलब ये कि कंप्लीट तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा नहीं जा सकता आपातकालीन जैसी स्थिति में भी। सेकेंडली, इसके ऊपर फोकस करवाना चाहता हूं मैं एक बार आपको। मैंने आपको एक इंटरप्रिटेशन तो ये दे ही दी 42nd 44th अमेंडमेंट एक्ट वाली, अब इसकी इंटरप्रिटेशन की, इसी लेवल की इंटरप्रिटेशन की एक हायर लेवल पे चलते हैं। इमरजेंसी के टाइम पर हमें यह पता लग गया कि संविधान के कुछ कुछ प्रोविजंस के अंदर क्या क्या एम्बिग्विटीज हैं जिसका इंदिरा गांधी और उनके मंत्रिमंडल ने फायदा उठाया। उन टर्म्स की हेराफेरी करते हुए, उन मीनिंग्स की हेराफेरी करते हुए उन्होंने हर वो चीज करी कि संविधान की बातों को संविधान निर्माताओं ने जो लिखी थी कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के, निचोड़ के अपने फेवर में लाकर अत्याचारी तरीके से देश, मतलब देश को चलाया जाए और आपातकालीन की स्थिति लगाई जाए, लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया जाए, बहुत सारी चीजें, मतलब ठीक है, प्रेस का फ्रीडम छीन लिया जाए। तो इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्विटीज रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बाद में आगे चलकर रेक्टिफाई करा गया। अब इमरजेंसी प्रोविजन मतलब ऐसी वैसी प्रोविजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर कुछ एम्बिग्विटीज जो थी उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं दे रखी थी, बाद में उस लैंग्वेज को ठीक करा गया। अब क्या हुआ, पहले लिखा जाता था कि जो इंटरनल इमरजेंसी है इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। पहले क्या लिखा जाता था, ये जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, और प्रेसिडेंट रिकंसिडर कर सकते हैं इस एडवाइस को, ये वाली बात आपको पता लगी गई। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस करा गया किससे आर्म्ड रेबेलियन से, कि कुछ बड़ा हो। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है कि रोड पे खड़े होकर दो लोग तू मैं करने लग गए, बैठने लग गए, एक दूसरे को उन्होंने चाटा मारा, कुछ मारा, तो क्या वो वहां चक्का जाम हो गया, पूरे दिन के लिए ट्रैफिक हॉल्ट पर रहा, है ना? या फिर गुरुग्राम के किसी हाईवे पर जाकर, या फिर धौला कुआं में दिल्ली में जाकर कहीं ट्रैफिक जैम लग गया, पूरी रात लोग खड़े रहे, ऐसे केसेस होते थे, आज भी होते हैं बहुत बार, कभी कभार बहुत तगड़ा जाम कभी लग जाता है। तो ये क्या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है कि लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में आकर थोड़ा फोड़ी मचा रहे हैं, टोल तोड़ रहे हैं, तो ये क्या इमरजेंसी लगने का कारण है, इसको बोला गया। और ये देखो, ये बहुत एम्बिगुअस टर्म है, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ जो एम्बिग्यूटीज हैं रिगार्डिंग इमरजेंसी उनको रेक्टिफाई करा गया, बहुत एम्बिगुअस चीज है, ठीक है। तो इंटरनल जो ये है, इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। अब ये वाली चीज बोली गई, एंड इट इज नेसेसरी, अब सुनना, इट इज नेसेसरी कि राष्ट्रपति को आपातकालीन लगाने के लिए अंडर धारा 352 ये नेसेसरी है यूनियन कैबिनेट के लिए, इंक्लूडिंग पीएम, कि वो उनको ये सारी बातें करने के लिए जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो लिखत में दे, वो लिखत में दे। श्रेय नोट कर रहे हो सारी चीजें? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वो लिखित में थे। ये वाला जो प्रोविजन है श्रेया,
ये तो लिख ही लेना लक्ष्मीकांत के उधर, ठीक है, और फिर मुझे भी भेज देना ये अभी, ताकि मैं भी उसे ना फटाफट ऐड कर लूँ। एक ये हो गया नाव वाला, नाव, इतनी मतलब बात हमारी यही इंपॉर्टेंट है, पढ़ा तो वो मैं सारा ही रहा था। हाँ, ये जनता पार्टी ने सब कुछ ये करेक्ट करा था आगे चलकर, ठीक है। सेकेंडली छोड़ देना, आप देख लेना अपने हिसाब से, उसको मोल्ड करके लिख देना। एक आपको वर्ड हटाना है यहाँ पर, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले चलता था, फिर वो आर्म्ड रिबेलियन हो गया, और अब ये कर दिया गया अनिवार्य कि अगर यूनियन कैबिनेट और प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को बोल्ड इमरजेंसी लगाने के लिए अगर उनको एडवाइस कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट को आपको पता है ना उनकी एडेन एडवाइस पे चलना पड़ता है, ऐसा कौन से आर्टिकल के अंदर बोला गया है? आर्टिकल 74, 74, ठीक है, 74 ही कहते हैं ना मैं उसको हिंदी में। हाँ, क्या हुई? प्रिविलेज क्यों हुआ? जब आपको किसी की एड और एडवाइस मांगकर करना पड़ रहा है, आप अपना स्वतंत्र रूप से कुछ काम नहीं कर सकते हो, प्रिविलेज किस बात का हुआ? प्रिविलेज तो ये प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के लिए हुआ कि हम प्रेसिडेंट से जैसे मर्जी चाहे वैसे काम करवा सकते हैं। लेकिन प्रिविलेज ये सेकंड हाफ का हो अगर आप इसको बोल रहे हो तो, कि रिकंसिडर करने के लिए। हाँ, रिकंसिडर करने आप, क्योंकि मतलब मेरा गवर्नमेंट को पता है आपका ध्यान फर्स्ट हाफ पर था, लेकिन जो प्रिविलेज की बात आप कर रहे हो वो यहाँ है। प्रिविलेज ये मिली आगे चलकर कि रिकंसिडर करवा सकते हैं वैसे एडवाइस को। देख रहे हो, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आपसे छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं फटाफट से इसको खत्म कर देता, 15 मिनट की बात है मेरे लिए चैप्टर को खत्म करना था, ठीक है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है यार, सारी बातें लक्ष्मीकांत नहीं होती। लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको गवर्नेंस प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस और ये बहुत कुछ करना पड़ता है। कहाँ गया ये? तीसरा लेसन ये मिला, एक बार ये टॉपिक शुरू करें तो पढ़ा तो पूरी देता हूँ। इमरजेंसी ने सबको अवेयर करा कि लोगों की सिविल लिबर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट्स ने भी एक्टिव रोल निभाया आफ्टर इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, क्योंकि जुडिशरी की इनएबिलिटी थी इमरजेंसी के टाइम पर टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज, इमरजेंसी के टाइम पर इफेक्टिवली ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो मैनी सिविल लिबर्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस केम अप आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, ठीक है। ये 3 लेसन जो हैं हमने मेजरली इमरजेंसी से सीखे, ये लर्न करने वाली बातें। क्लियर है वो ये चीज आपको? बताओ। शाह कमीशन ने इंदिरा गांधी को, एक कमीशन बैठी थी श्रेया, शाह कमीशन, इसने ना इंदिरा गांधी को, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में जस्टिस JC शाह, उन्होंने इंदिरा गांधी को, मतलब पोस्ट इमरजेंसी कमीशन बैठी थी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ। और ये ऑब्वियस सी बात है, अब आप कहोगे इंदिरा गांधी की सरकार थी तो क्या उन्होंने खुद बैठा दी कमीशन? नहीं, जब जनता पार्टी पावर में आई, देखो ना, मई 1977, इसने इंदिरा गांधी को दोषी दोषी ठहराया, और इसने कहा कि इमरजेंसी वॉज इम्पोज नॉट बिकॉज नॉट बिकॉज not because India was in danger, it was imposed because Indira was in danger. मतलब शाह कमीशन और जनता पार्टी ने बेसिकली बोला शाह कमीशन तो ऐसी टिप्पणी नहीं करेगी, ये तो फिर एलिगेशन लगाने वाली बात हो गई, क्योंकि बहुत दिग्गज और रेप्यूटेड पर्सन यहाँ पर हेड कर रहे हैं इस कमीशन को, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। मई 1977 में जब ये कमीशन के गठन हुआ इसका, इन्होंने कुछ टाइम के बाद अपनी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जो हैं वो दोषी हैं, इमरजेंसी में जो भी कुछ हुआ, अत्याचार हुआ, लोगों की सिविल लिबर्टीज छीनी, जुडिशरी की पावर छीनी, या जो भी था। और जनता पार्टी ने इनकी इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये बोलना शुरू करा, एक ब्लेम लगाया कि इमरजेंसी वॉज इम्पोज नॉट बिकॉज इंडिया वॉज इन डेंजर बट बिकॉज इंदिरा वॉज इन डेंजर।
क्लियर हुई सारी बातें? आर्टिकल 74 हुआ। अब समझाओ मुझे श्रेया कि पहला इनका रिलेशनशिप क्या है प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री के साथ अंडर आर्टिकल 74। सॉरी, प्रधानमंत्री का प्रेसिडेंट के साथ। हाँ, एक ही बात है वैसे, कोई बात नहीं। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आज की टोन क्या है? हु शैल और पहले क्या था? मस्ट। ठीक है। कर लो अपनी एडवाइस को कि नहीं नहीं, सिर्फ इतना बोल सकते हैं, लेकिन एक बार बोल सकते हैं बस। रिकंसिडर्ड एडवाइस अगर दोबारा भेजी गई उसके बाद मान्यता नहीं है। क्या कह रहे हो मयूर? मयूर क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं वही वाली बात है कि दूसरी बार तो मानना ही पड़ेगा, मतलब देना ही पड़ेगा, उसको मंजूरी ही देनी पड़ेगी। ओके। और ये चीज श्रेया कैसी आई थी? ठीक है। और इससे पहले क्या चलता था? 40 सेकंड से मस्त ही कर दिया था। ठीक है। पोस्ट इमरजेंसी कौन सी कमीशन बैठी थी शनि हमारे देश में? शाह कमीशन, हेडेड बाय, हाँ हेडेड बाय जस्टिस जेसी शाह। कौन थे जेसी शाह? कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इंडिया के। नहीं मतलब अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन यूपीएससी की फुल फॉर्म हमें यूपीएससी को तो देनी पड़ेगी ना, वरना श्रेया आधे लौंडे क्या समझेंगे उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट होती है यूपीएससी की फुल फॉर्म, है ना। आर्टिकल 75। ईशा, हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट होते हैं? पक्का? सो सैड, है ना, एक ही होता है। आर्टिकल 75, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यहीं से हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, याद है मयूर? है ना, ये वाला पीएम वाला चैप्टर। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या इसका मतलब ये है श्रेया कि प्रेसिडेंट हैज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इन चूजिंग एनीवन एज द प्रधानमंत्री एंड एनीवन एज द, चलो सेकंड हाफ तो इसका क्लियर भी है कि वो पर्सन जो कि प्रधानमंत्री बेसिकली एडवाइस करेंगे, लेकिन पहला फर्स्ट हाफ इसका बताओ इस लाइन का, क्या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है किसी को भी जिसको मन रोड से उठा कर ले आ जाओ प्रधानमंत्री बनते आ जाओ, है ना। दो केसेस हैं डिस्क्रिप्शन वाले, दो केसेस हैं नॉन डिस्क्रिप्शन के। तो मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ना, है ना। और उस प्लेजर का मतलब क्या कि जब तक थोबड़ा पसंद आ रहा है ईशा तब तक, तो हाँ जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट किसी भी रीजन से उनको निकाल सकते हैं क्या? और निकालने का अगर रीजन बना लिया तो एक बार मौका देंगे क्या कॉन्फिडेंस प्रूव करने का? कितने महीने के लिए? एक मंथ। एक मंथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक महीने के लिए होता है। और अगर वो प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनको हाउस में अपनी एमपीशिप प्रूव करनी है फिर 6 मंथ्स। वो भी एक प्रकार का कॉन्फिडेंस प्रूव करने वाली बात हुई ना वैसे तो, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है। पॉइंट तीसरा पॉइंट है 1 2 3, ठीक है। सी पॉइंट है तीसरा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब श्रेया मुझे इसका डिटेल में मतलब समझाओ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद।
अपॉइंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? ठीक है। अगर कोई भी वोटिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है ना, और वो अच्छे से एक डिसीजन नहीं दे पा, एक रीजन नहीं दे पाया कोई भी मंत्री बोलते हुए, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो दे स्विंग एंड सेंड टुगेदर। कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक केस में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कलेक्टिव एकजुट अगर है, तो इससे डिराइव्ड मीनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे हैं, है ना। तो वो ऐसे भी हैं कि अगर पीएम रिजाइन कर जाए, तो भाई वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो तुम भी नहीं लोगे फिर वो, तुम लेना भी चाहते हो तो, है ना। हाँ, वो डिफेक्ट कर रहा है। वो बेसिकली देखो क्या है, हर चीज ना सिर्फ ग्राउंड बनना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का। उसके बोलने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ अरे कल सुबह सरकारी गिर गई, ऐसा नहीं होगा। वो एक ग्राउंड बन सकता है कि अपोजिशन के अगर नंबर ज्यादा होंगे ना, वो इस चीज को बहाना पकड़ लेंगे कि यार बागी लोग हैं साले इस पार्टी में, तो चलो एक बार ना इनका कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं इस हाउस के अंदर। और नो कॉन्फिडेंस मोशन वो ले आएंगे टेस्ट करने के लिए, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, वैसे तो सेंसर सेंसर मोशन एक निंदा करने का बहुत अच्छा हथकंडा है, लेकिन वो एक ही मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, आपको पता है ना। और उससे सरकार का गिरना लेना देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो क्रिटिसाइज करने का, है ना, एक टूल होता है। हम्म, ग्राउंड बन सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर अगर वो एक मंत्री के खिलाफ भी पास हो जाता है, ठीक है, तो एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। मयूर, एक मंत्री की वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए, चलो उस दिन प्रधानमंत्री चले तो जाएंगे, वो मंत्री नया प्लेनेट ढूंढेगा फिर अपने लिए, है ना। कहां भागू? आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्रधानमंत्री। ये वाली बात आप लोगों को पता ही है फटाफट यार। श्रेया बता दो, एक पॉइंट आप बता दो, पहला पॉइंट ये, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, मतलब वो एक किसका लिंक होते हैं बेसिकली, प्रधानमंत्री किसका कम्युनिकेशन का बीच में लिंक होते हैं? प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को क्या बताते हैं? कोई भी डिसीजंस होते हैं, कोई भी फॉर्मेलिटीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, कोई भी वो लेजिस्लेशन बिल्स वगैरह जो प्रपोज करना चाहते हैं। शाइनी, दूसरा वाला पॉइंट आप बता दो। हाँ, हाँ, पहला वाला पॉइंट के अंदर क्या है कि जो पीएम है वो खुद से बता रहे थे। दूसरे वाले पॉइंट के अंदर मयूर, जो राष्ट्रपति हैं वो खुद इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। ईशा, तीसरा वाला पॉइंट समझाओ। पढ़ने नहीं बैठना है, इतनी देर में तो प्रीलिम्स आ जाएगा। हाँ मयूर बताओ तीसरा वाला पॉइंट। श्रेय बताना, तीसरा पॉइंट बताओ यार इन लोगों को यार। हाँ, नहीं, एक मिनिस्टर ने कोई मैटर पे कोई डिसीजन लिया है, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि प्रधान, हाँ प्रधानमंत्री को, कि एक बारी ना अपने मंत्रिमंडल के सामने इस मैटर को रखवा दो, है ना। और मंत्रिमंडल क्या बोलता है फिर मुझे बताओ, ठीक है। वो वाली बात श्रेय अलग है। क्लियर है ना ये वाली बात सबको? बताओ। ठीक है, अब यहां पर पढ़ते हैं। हाँ, 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 हाँ। ये ड्यूटी अगर उसने बोल दिया ना कि सबके सामने रखवा के एक बार डिसीजन करवा लो,
तो प्रधानमंत्री कहेंगे अरे नहीं मुझे तो उस मंत्री पे मतलब प्रधानमंत्री ये नहीं कहेंगे कि मुझे तो उस मंत्री पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, क्या जरूरत है सबके सामने मतलब वो बुलवाने की और ऐसा करवाने की, उनका वर्चस्व काफी ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति बेसिकली ये बोल रहे हैं एक तरीके से, ये भी इनका शाइनिंग देख रहे हो एक तरीके से, जैसे श्रेय आपने मतलब यहां पर बोला गलत, लेकिन एक बात बता रहा हूं, एक तरीके से रिकंसिडर करवाने वाली चीज है कि मंत्री अपनी अपनी चला रहा है, एक बारी आप अपने पूरे मंत्रिमंडल से तो पूछ लो, क्योंकि कल को फिर आप मुझे एक्ट बनाकर दोगे ना, तो मतलब ये बिल बनाकर दोगे ना, हो सकता है मुझे बात आपकी सुन के मजा नहीं आ रहा, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, फिर मुंह मत बनाना फिर अपना। और ऐसा कभी हुआ है कि प्रेसिडेंट रिकंसिडर के लिए या फिर रिजेक्ट कर देते हैं बिल को, इतिहास में कभी ऐसा हुआ है, या फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके साइन ही करते चलते हैं एक्ट पे एक्ट बनाते हुए? हाँ, तो एक बात बताना, बहुत बहुत नैरो माइंडेड डिसीजन नहीं है कि नहीं? प्रेसिडेंट को लगता है कल को तुम लेजिस्लेशन लाकर एक एक्ट बना दोगे, अब वो एक्ट एक मंत्री, अब वो जो एक एक्ट है वो एक मंत्री के द्वारा ही बना हुआ है, लेकिन वो तुम्हारे मंत्रिमंडल के थ्रू आना चाहिए था, वो कॉमन डिसीजन है यार। फार्म बिल सिर्फ एक, फार्म बिल जो 3 कंट्रोवर्शियल जो बिल्स थे, वो सिर्फ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की खोज नहीं हो सकती है, वो तुम्हें अपने पूरे मंत्रिमंडल के सामने रखवाना चाहिए था। मतलब ऐसा हुआ भी था, मैं एक बात कह रहा हूं, मतलब कि अगर ये चल रहा है तो प्रेसिडेंट अगर बोल रहे हैं, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं, मतलब कि ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, कि स्टोरी मेकिंग कर रहा हूं, मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। बात समझ में आ गई ना तीसरे वाले पॉइंट की? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो हमें मुख्यमंत्री की तरफ आ जाऊं, राज्य में। चलो, रिलेशनशिप ऑफ मुख्यमंत्री विद राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। ईशा, जो मैं हिंदी टर्म्स यूज करता हूं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? पक्का समझते हो ना मुख्यमंत्री राज्यपाल? कोई भी दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वो मैं इसलिए चलता हूं कि सबको इजी तरीके से समझ में आए, ठीक है। अपने वर्ड्स में ही बनाकर लिखना ही यूपीएससी की ब्यूटी है, और ज़्यादा कभी हाईवे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ मत करना कभी भी मेंस आंसर राइटिंग में। सब लोग ये वाली बात याद रखना, जितनी फ्लारी लैंग्वेज लिखोगे उतना ज़्यादा ठोकोगे। रिलेशनशिप विद द गवर्नर, फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। वहां पर कौन से 3 आर्टिकल्स थे शाइनी? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78, ठीक है। यहां पर देखो 2 आर्टिकल्स तो दोपहर में हम क्लियर कर चुके हैं शिला, जो इस चैप्टर का पार्ट है। यहाँ पर 164 से चैप्टर की शुरुआत हुई थी, 167 वहां पर शुरुआत हुई थी चैप्टर की आर्टिकल 75 से, एक पहले था 74, है ना, और यहाँ पर एक पहले है 164 से 163। ओके, यहाँ पर भी 3 आर्टिकल और उधर भी 3 आर्टिकल। अब चलो पहले जानते हैं, सेम ही है, वो पैरेलल चीजें हैं बस। यहाँ पर आर्टिकल 163, इसको मार्क कर लेते हैं। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 कहता है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल होना चाहिए, जो कि उस मंत्रिमंडल का हेड हो, और ये क्या करेगा? पूरा मंत्रिमंडल अलोंग विद मुख्यमंत्री ये एड करेगा, एडवाइस करेगा राज्यपाल को on the exercise of his or her functions, except in so far as he is required to exercise his functions or any of them in his discretion। इस लाइन का मतलब ये है, अपने उन पावर्स एंड फंक्शंस को छोड़कर जो कि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिस्क्रिशन के बेसिस पर एक्सरसाइज कर सकता है राज्यपाल, उसके अलावा उसके जो भी डिसीजन होंगे, उसके जो भी पावर एंड फंक्शन होंगे, वो उसको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मुख्यमंत्री एंड हिज मंत्रिमंडल। ये वाली बात वैसे सेम ही है यहां पर भी देखो, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो बात है, जो उसके ऊपर बंदिश है, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। अगर हम इसके लाइन के आगे सच एडवाइस के आगे फुल स्टॉप ना लगाकर अगर ये वाली बात ऐड कर दे, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही और शी इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिप्शन, बात तो वही है ना। क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है आर्टिकल 163 और आर्टिकल 74 हमें श्रेया ये कन्वे कर रहे हैं कि
इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद जाएगा, हमेशा उसको कुछ भी काम करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और मुख्यमंत्री की केस के अंदर बात करें तो राज्यपाल को हमेशा मुख्यमंत्री उसके मंत्रिमंडल की ही हमेशा हर चीज की परमिशन की जरूरत होगी, तभी वो ऐड कर सकेगा. देयर आर सम ऑब्वियस डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल टू अ गवर्नर एंड राष्ट्रपति. अगर आपको गवर्नर और राष्ट्रपति का चैप्टर मेरा याद है, मैंने आपको एक कंक्लूजन रिमार्क दिया था जो कि पढ़ाया भी था मैंने आपको. गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा वाइड होती है, ज्यादा वैरिड होती है एज कंपेयर टू दैट अवेलेबल टू अ प्रेसिडेंट, राइट. क्योंकि वो इनवाइट भी कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी को लगाने के लिए, जबकि ये वाला काम प्रधानमंत्री किसी भी तरह की इमरजेंसी को लगाने के लिए खुद से नहीं कर सकते हैं, है ना. गवर्नर तो एक झटके में बोल देता ना कि स्टेट मशीनरी फेल हो गई है. ओके, बात समझ में आई. आगे बढ़े. नेक्स्ट है आर्टिकल 164. मुख्यमंत्री जो है, दे शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर. ठीक है, मुख्यमंत्री शैल बी अपॉइंटेड बाय राज्यपाल एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. इसका मतलब क्या ये है कि राज्यपाल किसी भी पर्सन को मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंट कर देंगे? नहीं. लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. डेथ के बाद या फिर किसी ऐसे पर्सन ने नाम आगे करा है कि ये जो पर्सन है इसको हम अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं. ठीक है. मिनिस्टर जो है, दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. अब प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब क्या है यहां पर? जब तक वो फ्लोर ऑफ द हाउस का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं. और क्या राज्यपाल उनको एक मौका देगा उनका कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए कि वो प्रूव कर सके? बिल्कुल. और इसको क्या कहेंगे? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. कितने महीने का समय? 1 मंथ. और अगर वो एमपी नहीं और मुख्यमंत्री बन जाए तो, या फिर कोई भी मंत्री बन जाए तो, एमपी नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, एमएलए, 6 मंथ्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्रिमंडल है मुख्यमंत्री का, इट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. ठीक है. यानी कि इस केस में भी जस्ट लाइक सेंट्रलाइज लेवल ऑफ पीएमएनएस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स along with CM, they swing and sing together. फिर आर्टिकल 167. आर्टिकल 167 हमें कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मुख्यमंत्री कि वो कम्युनिकेट करे गवर्नर को वो सारी बातें जो कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर चल रही है विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. क्या क्या वो बिल लेकर आने वाले हैं कमिंग सेशन के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर. ठीक है. वो सारी मतलब मुद्दे क्या चल रहे हैं बेसिकली विधानसभा के अंदर, अगर वो मंत्री यहाँ मतलब एमएलए यहाँ से, अगर वो एमएलसी हैं तो दूसरे हाउस के अंदर क्या चल रहा है, मतलब सब कुछ उनको पता होना चाहिए. पहला केस तो ये कहता है कि मुख्यमंत्री खुद बता दें. दूसरा केस ये कहता है अगर गवर्नर उनसे पूछे मुख्यमंत्री से कि हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे मंत्रिमंडलों में, और कौन कौन सा तुम नए सेशन के अंदर कौन सा बिल लाने का सोच रहे हो, क्या लाने का सोच रहे हो, क्या मुद्दा है, क्या डिसीजन चल रहा है, सब कुछ मुझे बताओ. ठीक है. और गवर्नर अगर चाहे तो ये ड्यूटी बन जाती है मुख्यमंत्री की. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मुख्यमंत्री कि अगर गवर्नर चाहे तो कोई भी, अगर मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में से किसी एक मंत्री ने किसी भी मैटर के ऊपर कोई डिसीजन लिया है तो राज्यपाल बोल सकते हैं मुख्यमंत्री को कि उस डिसीजन को, उस मैटर को अपने पूरे मंत्रिमंडल के सामने रखवाओ और सबका निर्णय क्या होता है, वहां से क्या ओपिनियन निकल कर आते हैं, इस बात को मुझे कम्युनिकेट करना. ठीक है. अब कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर्स जो कि प्रधानमंत्री बने, 6 लोग: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा,
एन नरेंद्र मोदी। तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी became prime ministers after being chief ministers of their respective states. मोरारजी देसाई जो थे वो मुख्यमंत्री थे पहले बॉम्बे स्टेट के ड्यूरिंग 1952 to 56. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इन मार्च 1977 जनता पार्टी के टाइम पर. चौधरी चरण सिंह की बात करें जो कि उनके बाद आते हैं, हु सक्सीडेड हिम, जिनको इंदिरा गांधी याद है, लॉलीपॉप दी थी इंदिरा गांधी ने, है ना, कि आप छोड़कर आ जाओ अपने, क्या कहते हैं, बागी बन जाओ, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे. वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड यूपी इन 1967 to 68, मतलब पहले के करियर में रह चुके थे और बाद में 1970 में भी रहे. उसके बाद वीपी सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश से थे मुख्यमंत्री, बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन द शॉर्ट लिव्ड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जब कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर चल रहा था, जब सबकी सरकारें एक साल 2 साल कुछ महीनों के लिए थी. दिसंबर 1989 से लेकर, देख रहे हो, नवंबर 1990, कितने महीने, 11 महीने, है ना. तो पीवी नरसिम्हा राव, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया हु हेल्ड द पोस्ट फ्रॉम 1991 to 1996, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश बिटवीन 1977 to 71 to 73. H.D. Devegowda was the chief minister of Karnataka when he was chosen to the United Front government in June 1996. द हिंदू की खबर है ये, ठीक है. नरेंद्र मोदी फ्रॉम बीजेपी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब वो मुख्यमंत्री थे 3 बार, जब वो प्रधानमंत्री बने मई 2014 के अंदर. ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात 4 times, अच्छा 4 बार रहे, 2001 से लेकर 2014 तक, ठीक है. तो दोनों ही चैप्टर्स हमारे अटमोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से दोस्तों कंप्लीट हुए. कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी एंगल मैंने इसके अंदर आपको मतलब मिस होने नहीं दिया आपका. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.